प्रिय विद्यार्थियों, दोस्तों, साथियों, सहकर्मियों, मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे भारत की नई शिक्षा नीति के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो भारत की नवीन शिक्षा नीति में किसी भी विद्यार्थी के लिए या किसी भी शिक्षक के लिए या फिर कोई विद्यार्थी जो शिक्षक बनने की तैयारी कर रहा है उसके लिए जो जानना ज़रूरी है, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। जो भारत की शिक्षा नीति है, हम जानते हैं कि शिक्षा किसी भी देश की दिशा दशा दोनों का निर्धारण करती है। जो भारत की पहली शिक्षा नीति है वो इंदिरा गांधी जी के समय पे आई थी और जो उसको बनाने वाली कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। डॉक्टर DS कोठारी ने पहली शिक्षा नीति बनाई थी आपके सन 1968 में। उसके बाद 1986 में राजीव गांधी जी के समय पे दूसरी शिक्षा नीति आई, उसमें काफ़ी अमेंडमेंट किए गए 1968 वाली शिक्षा नीति में। 1986 में दूसरी शिक्षा नीति आई, उस दूसरी शिक्षा नीति में कुछ परिवर्तन 1992 में किए गए, लेकिन वो दूसरी नीति नहीं थी। जो 1986 वाली शिक्षा नीति थी उसी में कुछ परिवर्तन थे। 1986 के बाद लगभग 34 साल के अंतराल में अब आपके 2020 में नवीन शिक्षा नीति आई है। तो हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बात करेंगे। ये जो भारत की नवीन शिक्षा नीति है, इस शिक्षा नीति को बनाने वाली जो कमेटी है, उस कमेटी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर कस्तूरी रंजन। डॉक्टर कस्तूरी रंजन जो है वो इसरो के साइंटिस्ट हैं और ये जो नवीन शिक्षा नीति बनाने वाली कमेटी है इसमें अध्यक्षता कर रहे हैं, इसका ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। और इसका ड्राफ्ट तैयार करके 31 मई 2019 को ये जो ड्राफ्ट है, ये ड्राफ्ट MHRD को दे दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो है भारत का मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो मूलतः शिक्षा मंत्रालय है केंद्र सरकार का, लेकिन उसका नाम है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो 31 मई 2019 को कस्तूरी रंजन कमेटी ने इसका ड्राफ्ट तैयार करके MHRD को सौंप दिया, हैंड ओवर कर दिया है। अब इस ड्राफ्ट के अंदर सबसे पहली महत्वपूर्ण बात कि इस MHRD भारत संसाधन, इसका मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है, इसका नाम बदल करके एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग कर दिया गया है। और जो भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री होंगे वो अब भारत के शिक्षा मंत्री के रूप में जाने जाएंगे। तो जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है MHRD, उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, उसको शिक्षा विभाग या एजुकेशन डिपार्टमेंट बना दिया गया है। भारत में शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए लगभग 6% GDP, आपकी जो GDP है देश की, उसका लगभग 6% शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करने का विचार है। इस एजुकेशन पॉलिसी में ये विचार किया गया है कि लगभग 20 मिलियन स्टूडेंट ऐसे हैं, ऐसे विद्यार्थी हैं जो मुख्य धारा से दूर हैं, जो शिक्षा से अलग हैं, जो पढ़ नहीं रहे हैं। उन 20 मिलियन से अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़ना मूलभूत लक्ष्य है जो प्राप्त करना है। नवीन शिक्षा नीति जो है ये काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट है, 600 से अधिक पेजेस हैं इसके अंदर। इसको 22 भाषाओं में रूपांतरित किया गया। जब इसको बनाया गया ड्राफ्ट को, तो इसको 22 भाषाओं में रूपांतरित किया गया। जो भारत के विभिन्न स्टेट हैं, आपके टेरिटरीज़ हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सभी को इसकी प्रतियाँ भेजी गईं और बहुत सारे लोगों से राय मशवरा किया गया इसको बनाते समय। और उन सभी की राय, जो विचार उन्होंने दिए थे, उन विचारों को सम्मिलित करते हुए ड्राफ्ट को तैयार किया गया है। इसमें रूपांतरण का ध्यान रखना है, 22 भाषाओं में रूपांतरित है। सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, उन सभी से इसके बारे में राय मशवरा किया गया है। और इसका जो ड्राफ्ट है वो ड्राफ्ट 31 मई 2019 को तैयार करके सौंप दिया गया शिक्षा विभाग को। MHRD का नाम बदल के शिक्षा विभाग किया गया है। अब हम इस राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी को 2 एस्पेक्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़, एज अ स्टूडेंट क्या जानकारियाँ आपको होनी चाहिए, एज अ टीचर और अपकमिंग टीचर, आप होने वाले शिक्षक हैं, तो उस स्थिति में क्या क्या जानकारियां इस शिक्षा पॉलिसी के बारे में आपको होनी चाहिए। भारत की जो नवीन शिक्षा नीति है, बहुत बड़ा परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में किया गया है, बहुत बड़ा परिवर्तन है। शिक्षा जो कि आपके कई विकसित देशों में शिक्षा नीति के जो अच्छे अच्छे बिंदु थे उनको उठा करके भारत में सम्मिलित किया गया है। एजुकेशन को फ्री बना दिया गया है। जो आपके क्या कहते हैं RTE है, राइट टू एजुकेशन, उस RTE का दायरा जो कि 6 से 14 वर्ष था, उस RTE के दायरे को 6 से 14 वर्ष से चेंज करके 3 से 18 वर्ष करने का विचार है।
जो आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसके लिए जो एज का दायरा था वो हुआ करता था 6 से 14 वर्ष का। उस दायरे को बढ़ा करके आपके 3 से 18 वर्ष करने के बारे में विचार है। इसके बाद अब मैं इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उन बिंदुओं के बारे में बात करूंगा जो एक विद्यार्थी के तौर पर आपको जानना जरूरी है एज ए स्टूडेंट। सबसे पहला पॉइंट, अगर हम 0 लेवल से स्टार्ट करें, सबसे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए न्यूनतम जो आयु है वो 3 वर्ष अब निर्धारित की गई है। ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, उसको फोकस किया गया है इसमें। विद्यार्थियों के लिए अभी जो विद्यालय में प्रवेश की आयु है, तो विद्यालय में स्कूल में जो एडमिशन की आयु है वो अभी 6 वर्ष है। उस 6 वर्ष को घटा करके कितना कर दिया गया है, उसको 3 वर्ष कर दिया गया है। और जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है ECCE 3 से 6 वर्ष, उस पर विशेष बल दिया गया है नवीन शिक्षा नीति के अंदर। क्यों? क्योंकि 3 से 6 वर्ष की जो आयु है वो एक ऐसा समय है जिसमें कोई भी विद्यार्थी बहुत सारी चीज़ें सीखता है, अपने परिवेश से, अपने माता पिता से, आसपास के वातावरण से बहुत सारी चीज़ें वो आत्मसात करता है, सीखता है, जो जीवन भर उसके साथ रहती हैं। तो इस अर्ली चाइल्डहुड में उसको कौन कौन सी चीज़ें सीखना आवश्यक है, इसके बारे में सरकार ने विचार किया है। और ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन को प्रभावी रूप से अप्लाई करने के लिए जो एनटीटी है, उस एनटीटी को सुदृढ़ बनाया जाएगा। नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग का जो कोर्स है, जो जनरली विद्यार्थी नहीं करते हैं या फिर वो करते हैं जो मेरिट में आपके कहीं पीछे रह जाते हैं, वो करते हैं। तो जो एनटीटी का कोर्स है, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस एनटीटी कोर्स को सुदृढ़ बनाया जाएगा। इसके लिए NCF बनाया जाएगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसका निर्माण किया जाएगा इसके लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण कि जो औपचारिक शिक्षा थी, जो अभी 6 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती थी, उससे पहले बच्चा आंगनवाड़ी वगैरह में या प्ले ग्रुप में रहा करता था, अब भी प्ले ग्रुप में रहेगा, लेकिन औपचारिक शिक्षा जो प्रारंभ होती थी विद्यार्थी की 6 वर्ष से, वो अब 6 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष से प्रारंभ हो जाएगी। पहले जो सिस्टम था, देखें ये महत्वपूर्ण है, 5+3+3+4 जो फॉर्मेट आया है, इस फॉर्मेट के बारे में जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, सुनिएगा। मैं तुलना कर रहा हूं पहले क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है। पहले 10+2 फॉर्मेट हुआ करता था, पहले 10+2 फॉर्मेट हुआ करता था। विद्यार्थी 6 वर्ष में एंट्री करता था। जब 6 वर्ष का होता था विद्यार्थी, उस 6 वर्ष की आयु में वो औपचारिक शिक्षा में एंट्री करता था पहली क्लास में। 6 वर्ष उसके लिए न्यूनतम आयु हुआ करती थी। यहाँ 10 का मतलब कक्षा 1 से 10 है, जब वो 16 साल का हो जाता था लगभग, और उसके बाद ये 2 का मतलब है कक्षा 11वीं और 12वीं। तो पहले जो वर्गीकरण था वो वर्गीकरण था 10+2 का, जिसमें विद्यार्थी की 6 वर्ष की उम्र में एंट्री होती थी। अब कर दिया गया है इसको 5+3+3+4, और इसमें विद्यार्थी की 3 वर्ष में एंट्री हो जाएगी। मतलब जो औपचारिक शिक्षा कहते हैं हम इसको, कि भाई स्कूल जाने लग गया बच्चा, वो आयु अब 3 वर्ष कर दी गई है, घटा करके कितने से, 6 वर्ष से। और वजह, विद्यार्थी जब 6 वर्ष का होता है, कोई बच्चा है वो 6 वर्ष का होता है, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें सीख चुका होता है। उनमें कुछ चीज़ें सही हो सकती हैं, कुछ गलत हो सकती हैं, कुछ ऐसी जो उसके भविष्य के निर्माण में सहायक हैं, या फिर कुछ जो बाधा बनने वाली हैं। तो इसका निर्धारण विद्यालयों से हो कि बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में क्या सीखेगा। इसके लिए जो शिक्षा की आयु है वो प्रारंभ कर दी गई है 3 वर्ष से, और जो फॉर्मेट 10+2 था उसको खत्म करके अब कर दिया गया है 5+3+3+4। इस तरह का फॉर्मेट प्रारंभ किया गया है। विद्यार्थी स्कूल के अंदर एडमिशन ले लेगा 3 वर्ष की उम्र में। उसके बाद की स्थिति क्या रहेगी उसको गौर से सुने और समझें इस 5+3+3+4 फॉर्मेट को। जो अपना 5+3+3+4 फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के अंदर 4 स्टेजेस हैं। 4 आपकी स्टेज होती हैं। पहली है 5। पहली कौन सी है? 5। तो 5 जो स्टेज है, पहली ये 5, इसको कहा जाता है फाउंडेशन स्टेज। इसको क्या नाम दिया गया है? फाउंडेशन स्टेज। और ये आपके कितने वर्ष चलेगी? 5 वर्ष।
इस स्टेज में विद्यार्थी क्या पढ़ेगा, क्या सीखेगा, क्या पैटर्न रहेगा, उसको समझें कि जो 5 वर्ष की जो ये फाउंडेशन स्टेज है, इसका फर्दर डिवीज़न किया गया है। आगे इसको विभाजित किया गया है 3 वर्ष में और 2 वर्ष में। विद्यार्थी की एंट्री होगी 3 वर्ष की आयु में। जब वो विद्यार्थी 3 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लेगा तो वो फाउंडेशन स्टेज में एंट्री लेगा। प्रारंभ के 3 वर्ष प्ले ग्रुप के होंगे। ये लगभग उसी तरह का पैटर्न है जो अब चलता है नर्सरी, एलकेजी एंड यूकेजी। लगभग उसी प्रकार का पैटर्न है। अब इसे राजकीय विद्यालयों में और सभी प्रकार के विद्यालयों में भी अप्लाई किया जाएगा। तो प्रारंभ के 3 वर्ष वो बच्चा रहेगा प्ले ग्रुप में, और उसके बाद के जो 2 वर्ष हैं, उन 2 वर्ष में वो बच्चा पढ़ेगा क्लास 1 व 2 में। तो ये आपका पूरा 5 साल का पैकेज है फाउंडेशन स्टेज का। जो फाउंडेशन स्टेज है 5 साल की रहेगी, 2 भागों में बटी हुई है। प्रारंभ के 3 वर्ष उसमें बच्चा केवल गेम्स खेलेगा, और इसका उद्देश्य है 3 वर्ष की आयु से ही बच्चा स्कूल जाना सीख जाएगा, विद्यालय जाना सीखेगा। दूसरा प्ले ग्रुप में रहेगा, यहाँ उसका कोई भी एग्ज़ाम, ध्यान रखें फाउंडेशन स्टेज में कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई परीक्षा नहीं रहेगी, विद्यार्थी पर कोई भी दबाव नहीं रहेगा। और दबाव नहीं रहेगा तो जो पहले विद्यार्थियों को खदेड़कर स्कूल ले जाते हुए या रोते हुए स्कूल जाते हुए जो अधिकांश दृश्य दिखते थे, वो दिखना बंद हो जाएंगे। बच्चा अपनी रुचि के साथ विद्यालय जाना सीखेगा, दोस्तों के साथ खेलेगा, नई चीज़ें सीखेगा। पेंटिंग, सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं, पेंटिंग है, बच्चों के साथ खेलना है, और जितने भी काम जो बच्चों के साथ खेल के करते हैं ग्राउंड के अंदर, तो जिन कामों को ग्राउंड के अंदर प्ले ग्राउंड में बच्चा करता था, अब उनको स्कूल में करेगा। तो बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि उनको खेलना होता था, इसलिए स्कूल नहीं जाते थे। अब स्कूल में ही जब खेल उपलब्ध करवाएंगे तो बच्चों की निश्चित रूप से स्कूल जाने में रुचि बढ़ेगी। तो ये आपकी फाउंडेशन स्टेज का उद्देश्य है। 2 भाग हैं, 3 वर्ष प्ले ग्रुप के, 2 वर्ष कक्षा 1 और 2 के। कोई भी एग्जाम नहीं होगा, और इस स्टेज को प्रभावी बनाने के लिए जो एनटीटी है, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग, उसको मजबूत किया जाएगा, उसको सुदृढ़ बनाया जाएगा। तो ये बात हुई आपकी पहली स्टेज की 5, जिसको हम कहते हैं फाउंडेशन स्टेज। इसके बाद नेक्स्ट आपकी आती है, अगली है स्टेज नंबर 2, जिसको प्रिपरेटरी स्टेज नाम दिया गया है। और ये प्रिपरेटरी स्टेज जो होगी वो कितने की? 3 वर्ष की होगी। और इस प्रिपरेटरी स्टेज में बच्चा कक्षा 3, 4 व 5 इन 3 कक्षाओं से होकर के गुजरेगा 3 साल के अंदर। तो प्रिपरेटरी स्टेज में बच्चा सेकंड स्टेज में पहुंचेगा कक्षा 3 में। अभी तक उस बच्चे ने कुछ भी एग्जाम नहीं दिया है, वो स्कूल में खेला है, कब वो पास होकर के अगली कक्षा में प्रमोट हो गया बच्चे को पता भी नहीं है, क्योंकि कोई एग्जाम ही नहीं हुआ। एग्जाम प्रारंभ होंगे कहां से? तीसरी कक्षा से। इसमें आपके लर्निंग विद एक्टिविटी पर जोर दिया जाएगा। करके सीखना पर जो सिद्धांत है उस पर बल दिया जाएगा। बच्चे एक्टिविटीज से सीखें, ये कोशिश की जाएगी। पहली बार बच्चा यहां एग्जाम देगा। एग्जाम जो स्टार्ट होंगे वो प्रिपरेटरी स्टेज से स्टार्ट होंगे। बच्चा यहां से परीक्षा देना प्रारंभ करेगा। एक महत्वपूर्ण बिंदु जो काफी कंट्रोवर्शियल है यहां पर, कि ये पढ़ाई जो होगी ना वो रीजनल लैंग्वेज में होगी, और रीजनल लैंग्वेज के अलावा नेशनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ? तमिल है, कन्नड़ है, और भी बहुत सारी, भारत विविधताओं का देश है, बहुत सारी भाषाएं हैं। तो कई प्रदेश ऐसे हैं जहां पर नेशनल लैंग्वेज हिंदी, उसके बारे में जानकारी छात्रों को कम है, तो वहां पढ़ाई रीजनल लैंग्वेज में करवाई जाएगी। बल दिया जाएगा कि जो प्राइमरी स्टेज है, ये आपकी प्रिपरेटरी स्टेज, इसमें बच्चा अपनी स्थानीय भाषा में ही पढ़े, क्योंकि बच्चा स्थानीय भाषा बोलता है, उसके आसपास जो सभी लोग हैं वो स्थानीय भाषा बोलते हैं, तो बच्चा अच्छी तरह समझ पाएगा। और अगर रीजनल लैंग्वेज में प्रॉपर स्टडी अवेलेबल नहीं है तो फिर उसका उपाय है नेशनल लैंग्वेज।
कई जगह पर हिंदी जो है वही रीजनल लैंग्वेज के तौर पर काम में ली जाती है, तो वहाँ पर आप नेशनल लैंग्वेज को काम में ले सकते हैं। लेकिन यहाँ खास बात क्या है, दिस इज नॉट मैंडेटरी, ये आवश्यक नहीं है। अगर आप अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में पढ़ाना चाहें तो आप इंग्लिश मीडियम भी पढ़ा सकते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि रीजनल लैंग्वेज में प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाने के ऊपर बल दिया गया है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है कि आप उनको रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाएं। आप चाहें तो अध्यापन उनका अंग्रेजी माध्यम में भी करा सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हुए आपके सेकंड स्टेज के बारे में, जिसको नाम दिया गया है प्रिपरेटरी स्टेज। इसके बाद थर्ड आती है आपकी नंबर 3 मिडिल स्टेज। और ये मिडिल स्टेज जो होगी ये भी कितने वर्ष की होगी, 3 वर्ष की होगी। और इसमें जो विद्यार्थी होगा वो कक्षा 6, 7 व 8 इन कक्षाओं में अध्ययन कर रहा होगा। इस स्टेज में बच्चा साइंस, मैथ्स, आर्ट्स के जो विभिन्न सब्जेक्ट हैं ह्यूमैनिटीज़ के, उनके अलावा जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं, भारतीय भाषाएं, उनकी पढ़ाई स्टार्ट कर देगा। संस्कृत वगैरह हैं, उन भाषाओं की पढ़ाई वो स्टार्ट कर देगा। कंप्यूटर ज्ञान पर बल दिया जाएगा। विद्यार्थियों को फंडामेंटल नॉलेज जो होगी कंप्यूटर के बारे में, वो आपके इस मिडिल स्टेज में यानी कक्षा 6, 7, 8 की स्टेज में देना प्रारंभ किया जाएगा। और इवन उनको कंप्यूटर की कोडिंग लैंग्वेज जो हैं उनके बारे में भी जानकारी प्रारंभिक तौर पर दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो बच्चे इसी आयु में सॉफ्टवेयर बनाने लगें, लेकिन कंप्यूटर में कोडिंग किस प्रकार से होती है इसके बारे में प्रारंभिक जानकारी उनको इसी मिडिल स्टेज में देना प्रारंभ कर दिया जाएगा। एक बहुत अच्छी चीज़ जो यहाँ पर देखी गई है वो है वोकेशनल ट्रेनिंग। किसी भी विद्यालय में पढ़ने वाला प्रत्येक विद्यार्थी एक जैसे ऑक्यूपेशन में नहीं जा सकता। सभी तरह के व्यवसाय हैं, सभी व्यवसाय समान रूप से सम्मानित हैं, अपने अपने क्षेत्र में वो विशेष योग्यता रखते हैं। तो इसमें बच्चों को, कोई बच्चा है वो सिलाई में दर्जी बनना चाहता है तो सिलाई के लिए वो यहाँ से ट्रेनिंग ले सकता है। बुनाई है, किसी बच्चे को कारपेंटर बनना है, किसी को प्लम्बर बनना है, इलेक्ट्रीशियन है, ये सारी चीज़ें। और अगर बनना नहीं है तो भी विदेशों में आपने देखा होगा, अधिकांशतः वीडियोस में दिखाते रहते हैं कई बार, कि व्यक्ति अपने घर के छोटे मोटे काम जो होता है, बिजली का हुआ, पानी का हुआ या फिटिंग वगैरह का हुआ, वो स्वयं कर लेता है। कैसे कर लेता है? विद्यालयों में उनको ये चीज़ें सिखाई जाती हैं कि छोटी मोटी सिलाई जो है वो कैसे की जाती है। प्लम्बर का कभी आपको आवश्यकता पड़ी, घर में कुछ ऐसी स्थिति बनी कि बाहर से आप प्लम्बर नहीं बुला पा रहे हैं, आपको आवश्यकता है, तो आप छोटे मोटे काम खुद कर सकें। प्रारंभिक तौर पर इन सभी के बारे में जानकारी बच्चों को दी जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है वोकेशनल ट्रेनिंग की। इसको बड़े स्तर पर लागू किया जाएगा, जिससे सभी लोगों को इन चीज़ों के बारे में सामान्य जानकारियाँ उपलब्ध हों जिनमें उनकी रुचि है। तो रुचि से संबंधित वो कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग कर सकते हैं। वो भी आपके स्टार्ट होगी कौन सी स्टेज में? मिडिल स्टेज में, कक्षा 6, 7, 8 के दौरान। ये 3 स्टेज कंप्लीट हुई, 5, 3+3। नेक्स्ट चलते हैं। नंबर 4 आती है आपकी सेकेंडरी स्टेज, माध्यमिक स्तर। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़े परिवर्तन जो किए गए हैं। यद्यपि परिवर्तन पहले भी हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा बड़े परिवर्तन जो किए गए हैं वो आपके सेकेंडरी एजुकेशन में किए गए हैं। इसमें विद्यार्थी 4 वर्ष रहेगा और 4 वर्ष में वो विद्यार्थी कक्षा 9, 10, 11 और 12 इन 4 कक्षाओं को पढ़ेगा। इस स्तर में क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं उसको ध्यान से सुनिएगा आप। सबसे पहला, जो परीक्षा है वो सेमेस्टर में होगी, सेमेस्टर वाइज परीक्षा हुआ करेगी। सेमेस्टर का मतलब हुआ अब वर्ष में एक बार ना होकर के वर्ष में 2 बार परीक्षा हो करेगी। वर्ष में एक बार ना होकर के 2 बार परीक्षा हुआ करेगी। और
इसका फ़ायदा ये रहेगा कि विद्यार्थियों के साथ अधिकांश ऐसी स्थिति बनती थी कि मार्च में परीक्षा है तो उससे ठीक पहले पढ़ना प्रारंभ करते थे। अब 2 बार परीक्षाएं होंगी तो साल भर जो पढ़ाई है वो अनवरत रूप से विद्यार्थी की जारी रहेगी। इसलिए अब परीक्षा का जो सिस्टम है उसको क्या कर दिया गया है, उसको सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है। जो आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज बोलते हैं, जिसको अपन साइंस और कॉमर्स, इन सब्जेक्ट्स का, इन स्ट्रीम्स का रिजिड सेपरेशन था वो खत्म कर दिया गया है। अब कोई भी स्ट्रीम नहीं है। बहुत बड़ा परिवर्तन है। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है शिक्षा नीति में कि जो रिजिड सेपरेशन था साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स का, उस रिजिड सेपरेशन को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। स्ट्रीम्स नहीं है अब, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, ह्यूमैनिटीज, ये सब खत्म कर दिया गया। अब क्या किया गया है, अब सब्जेक्ट्स के पूल बनेंगे। सब्जेक्ट्स के पूल बनेंगे, इसका आप ऐसे मतलब समझें कि सब्जेक्ट्स जो है ना, जो जो विषय हैं जिनको विद्यार्थी पढ़ेगा, उन सब्जेक्ट का आपके सामने बुफे लगा दिया जाएगा। आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स हैं, कॉमर्स के हैं, साइंस के हैं, आर्ट्स के हैं, सारे सब्जेक्ट्स हैं। आपको पसंद है केमिस्ट्री, लेकिन आपको फिजिक्स और मैथ पसंद नहीं है। आपको केमिस्ट्री के साथ आपके हिस्ट्री लेनी है, आपका इंटरेस्ट केमिस्ट्री में भी है, हिस्ट्री में भी है, और आर्ट्स में, अकाउंटेंसी में आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप ये 3 सब्जेक्ट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई स्ट्रीम नहीं है। आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट्स, साइंस के सारे सब्जेक्ट्स और कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट सेपरेट कर दिए गए हैं। अब इनकी पूलिंग किस तरह से होगी ये क्लियर नहीं है। हो सकता है कोई सब्जेक्ट्स का ग्रुप बनाए जाएं कि इसके साथ ये लेना पड़ेगा, इसके साथ ये लेना पड़ेगा, हो सकता है बने, स्थिति अभी क्लियर नहीं है। लेकिन ये क्लियर है कि स्ट्रीम का सिस्टम खत्म कर दिया गया है। अब विद्यार्थी एक सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज़ का, एक साइंस का, एक कॉमर्स का, या 2 कॉमर्स के, एक ह्यूमैनिटीज़ का, 2 साइंस के, एक कॉमर्स का, जो भी कॉम्बिनेशन चाहे, विद्यार्थी अपनी सुविधानुसार विषय का चुनाव कर सकता है। यहाँ पर जो स्ट्रीम की बाउंडेशन थी, जो इन तीनों के बीच का रिजिड सेपरेशन था, उसको ख़त्म कर दिया गया है। कोई भी स्ट्रीम अब नहीं है। इसके बाद अगली चीज़, जब बच्चा 12th पास कर लेगा तो 12th के बाद कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसका। सभी विद्यार्थियों का 12th के बाद होगा कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। जो अभी की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे जेई है, नीट है, ये प्रतियोगी परीक्षाएं बनी रहेंगी, इसी प्रकार बनी रहेंगी। लेकिन इनके लिए सब्जेक्ट्स का क्राइटेरिया क्या रहेगा वो अभी स्थिति क्लियर नहीं है। जेई, नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, ये बनी रहेंगी, लेकिन 12th के बाद एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होना तय है। बच्चा इस 4 साल वाले 4थी सेकेंडरी स्टेज में फॉरेन लैंग्वेज पढ़ सकता है। विदेशी भाषाओं के बारे में बच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें चाइनीज़ लैंग्वेज जो है उसको फिलहाल सम्मिलित नहीं किया गया है। ये महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखें कि बच्चा जो है वो सेकेंडरी स्टेज में फॉरेन लैंग्वेज पढ़ सकता है। जर्मन है, स्पेनिश है, रशियन है, और लैंग्वेजेस पढ़ सकता है। लेकिन इन लैंग्वेज के पूल में कौन सी लैंग्वेज, चाइनीज़ लैंग्वेज को इंक्लूड नहीं किया गया है। ध्यान रखें इस चीज़ का। एक बहुत बड़ा जो चेंज किया गया है पढ़ाई में, वो फैक्ट पर इतना बल नहीं दिया जाएगा। यहाँ स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। फैक्ट्स नहीं बताए जाएंगे आपको कि फला व्यक्ति ने बल्ब का आविष्कार किया था, बल्ब उसने खोजा था। ये फैक्ट है, याद कर लिया आपने साइंटिस्ट का नाम। आपको सोचने को कहा जाएगा कि अगर वो व्यक्ति बल्ब का आविष्कार तब नहीं करता तो अब स्थितियाँ क्या होती। उस व्यक्ति ने भारत को आज़ाद करवा दिया सन इतने में, बता दिया आपको, भारत 1947 में आज़ाद हो गया। आपको थिंक ये करना है, सोचना है ये कि अगर भारत अब भी आज़ाद नहीं होता तो स्थितियाँ क्या होती, या 1947 की बजाय भारत 1857 में आज़ाद हो गया होता तो परिस्थितियाँ क्या होती। यानी कि फैक्ट्स को याद करने के बजाय जो क्रिटिकल थिंकिंग है, विद्यार्थी खुद क्या सोचता है, उस पर बल दिया गया है आपकी सेकेंडरी एजुकेशन में। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है इनके बारे में। अगली चीज़, एग्जाम के पैटर्न के बारे में खास बात आपको बताऊं।
अभी तक एग्ज़ाम्स जो हुआ करते थे वो एग्ज़ाम्स इस तरह से हुआ करते थे कि भाई पहले यूनिट टेस्ट हैं, मिड टर्म एग्ज़ाम्स हैं, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है, एनुअल एग्जामिनेशन है, रिटन एग्जामिनेशंस का रिजल्ट आएगा, उसी के बेसिस पर स्टूडेंट्स की कैटेगरी बन जाएंगी। ये टॉपर्स हैं, ये फर्स्ट डिविजनर, ये सेकंड डिविजनर, ये फेलियर्स हैं। अब जो आपका रिजल्ट आएगा किसी भी विद्यार्थी का, जो परीक्षा परिणाम आएगा, उस रिजल्ट में 4 चीज़ें इंक्लूड होंगी। पहला, एग्ज़ाम तो है ही, जो बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है, जो उसने कॉपियों में लिखा है, जो उसको ज्ञान है, वो तो है उसमें इंक्लूड। इसके अलावा एक स्वयं मूल्यांकन है, सेल्फ असेसमेंट। विद्यार्थी को स्वयं को खुद का आकलन करके नंबर देने को कहा जाएगा। विद्यार्थी खुद का आकलन करे, खुद के बारे में बताए कि मैंने ये किया, ये कितना अच्छा किया, मैं कितना अच्छा कर सकता था, मुझसे कमियां रहीं तो वो कमियां क्या थीं, क्या सुधार की गुंजाइश है। विद्यार्थी स्वयं मूल्यांकन करे, और स्वयं मूल्यांकन विद्यार्थी के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी जब वो स्कूली शिक्षा में है, कॉलेज एजुकेशन में है, उस स्थिति में परीक्षाएं होंगी। उन परीक्षाओं के आधार पर आकलन कर दिया जाएगा कि भाई आपकी ये कमियां थीं, ये अच्छाइयाँ थीं, ये बुराइयाँ थीं। लेकिन भविष्य में जब वो कहीं नौकरी कर रहा होगा या कुछ काम कर रहा होगा, कोई व्यवसाय कर रहा होगा, तो उस व्यक्ति को खुद का आकलन स्वयं करना है। कोई बताने वाला नहीं होगा उसको कि आप ये गलत कर रहे हैं या फिर ये सही कर रहे हैं। तो वहाँ उस व्यक्ति को खुद निर्णय लेना है कि मेरे इस निर्णय का सहपाठी या मित्र, प्रत्येक कक्षा में पढ़ने वाला जो विद्यार्थी है, सहपाठी है, वो उसका मित्र भी होगा। और इसमें खास बात जो जोड़ी गई है वो ये है कि प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी कक्षा में पढ़ने वाले जो मित्र सहपाठी हैं, उसके सभी सहपाठी भी अंक देंगे। इसके आधार पर उसके सामाजिक गुणों का आकलन हो पाएगा कि अन्य जो उसके साथ बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ उसका कार्य व्यवहार कैसा था, वो झगड़ालू प्रवृत्ति का था या वो बहुत ज़्यादा अव्यवहारिक था या कुछ भी जो थी, उसके आधार पर उसको कम नंबर मिलेंगे। यदि किसी में अच्छे गुण हैं, व्यवहारिकता है, तो उसको निश्चित रूप से अंक ज़्यादा मिलेंगे। तो सामाजिक गुणों का विकास, स्वयं को आंकने की जो क्षमता है उसका विकास, इस पर भी रिजल्ट में बल दिया जाएगा। और टीचर यानी कि जो आपके शिक्षक हैं, वो शिक्षक भी आपके कार्य व्यवहार के आधार पर आपको अलग से अंक देंगे। सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर अब विद्यार्थी का आकलन नहीं हुआ करेगा। लिखित परीक्षा के अलावा वो विद्यार्थी स्वयं को भी अंक दिया करेगा कि उसका कार्य व्यवहार उसके अनुसार कैसा रहा। उसके सहपाठी उसको अंक दिया करेंगे, उसके शिक्षक उसको अंक दिया करेंगे। इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति का उसके पढ़ाई के अलावा उसके मानसिक स्थिति का, उसके कार्य व्यवहार का सही सटीक आकलन हो सकेगा। तो ये बहुत अच्छा परिवर्तन किया गया है रिजल्ट के अंदर के एग्जाम्स के अलावा इन 3 चीज़ों को भी प्लस किया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे उच्च शिक्षा की। उच्च शिक्षा में जो ग्रेजुएशन थी वो रहेगी, लेकिन अब उसका जो समय है वो बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 4 वर्ष। ग्रेजुएशन अब 4 साल की हुआ करेगी। इसमें भी जो पहले हुआ करते थे भाई रिजिड सेपरेशन, ये बीए है, ये बीएससी है, ये बीकॉम है, अब ये नाम खत्म कर दिए जाएंगे और सिर्फ एक नाम निकल कर के आएगा, क्या, कि वो ग्रेजुएट है। अब सिर्फ व्यक्ति ग्रेजुएट कहलाएगा, ना कि बीए, बीएससी, बीकॉम के आधार पर उसको सेपरेट किया जाएगा। इसमें 4 स्थितियां हैं, गौर से सुनिएगा, समझिएगा इसको, कि अगर कोई व्यक्ति फर्स्ट ईयर कर लेता है तो उसको ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। पहले क्या स्थिति हुआ करती थी कि ग्रेजुएशन जैसे 3 साल की है, किसी ने 1 साल करके छोड़ दी तो वो पूरी तरह व्यर्थ है, 2 साल करके छोड़ दी तो पूरी तरह व्यर्थ है। अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर कोई व्यक्ति केवल फर्स्ट ईयर भी करता है तो उसको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर वो सेकेंड ईयर कर लेता है तो उसको कहा जाएगा डिप्लोमेटिक ग्रेजुएट, उसके पास डिप्लोमा होगा, ग्रेजुएशन में डिप्लोमा मिलेगा। सर्टिफिकेट ग्रेजुएट कहलाएगा, ये डिप्लोमा ग्रेजुएट कहलाएगा। तीसरे साल पे आकर के, जब वो तीसरे साल में होगा तो तीसरे साल पे आकर के वो डिग्री रखने वाला ग्रेजुएट कहलाएगा।
और ये डिग्री जो है वो मैंडेटरी होगी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा वो देना चाहता है, RAS है, IAS है, अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षा देना चाहता है, तो उस प्रतियोगी परीक्षा हेतु सर्टिफिकेट या डिप्लोमा मान्य नहीं होगा। उसके पास कम से कम डिग्री होनी चाहिए, यानी 3 साल की ग्रेजुएशन होनी चाहिए। 3 साल करने के बाद वो छोड़ सकता है, डिग्री मिल जाएगी उसको, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी तरह की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर वो 4 साल की करता है, 4th ईयर भी कंप्लीट कर लेता है, तो 4th ईयर कंप्लीट करने पर उसको रिसर्च ग्रेजुएट की डिग्री, रिसर्च ग्रेजुएट उसको कहा जाएगा। तो जो ग्रेजुएशन है, उस ग्रेजुएशन में भी स्नातक स्तर में भी बड़े परिवर्तन किए गए हैं। जो स्नातक स्तर 3 साल का था उसको 4 साल का कर दिया गया है। BA, BSc, BCom ये सेपरेशन को हटा करके अब सिर्फ एक शब्द रखा गया है, ग्रेजुएट। और उसमें भी कोई व्यक्ति अगर बीच में से छोड़ देता है तो उस स्थिति में 1st ईयर पर सर्टिफिकेट, 2nd ईयर पर डिप्लोमा, 3rd ईयर पर डिग्री मिलेगी और 4 साल पूरा करने पर रिसर्च उसको ग्रेजुएट कहा जाएगा। इसमें भी जो बड़ी सुविधा है, गौर से सुनिएगा उसको, वो है री एंट्री। कोई विद्यार्थी सपोज 2nd ईयर करके छोड़ गया, यानी कि उसने डिप्लोमा कर लिया, डिप्लोमा करने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और उसका 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद मन करे कि मुझे फिर से पढ़ाई करनी चाहिए, वो यहाँ से स्टार्ट कर सकता है। 1st ईयर करके छोड़ दी तो यहाँ से स्टार्ट कर सकता है, 3rd ईयर करके छोड़ दी तो यहाँ से स्टार्ट कर सकता है। इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति ने ग्रेजुएशन में बीच में छोड़ दी है तो उसके लिए री एंट्री की सुविधा है, वो वहीं से फिर से प्रारंभ कर सकता है। पहले स्थिति क्या हुआ करती थी कि 2nd ईयर करके छोड़ दी, 6 साल बाद दूसरा है कि दोबारा करना है, तो फिर यहीं से स्टार्ट करना था। लेकिन अब 2nd ईयर के बाद छोड़ा है तो दोबारा स्टार्ट 3rd ईयर से करना है, री एंट्री है। री एंट्री के अलावा मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। इसका अर्थ समझें आप, 1st ईयर में आपने कोई विषय लिए और 1st ईयर के जो विषय हैं उनको आप 2nd ईयर में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो 1st ईयर में दूसरे विषय के ग्रेडिंग को 2nd ईयर के दूसरे विषय में आप ऐड करवा सकते हैं। बहुत अच्छी फैसिलिटी है। कोई विषय आपको 1 साल पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि मैं इसमें बहुत अच्छे से पकड़ नहीं बना पा रहा हूँ, तो आप इजीली सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, दूसरे सब्जेक्ट में शिफ्ट हो सकते हैं। तो ग्रेजुएशन 4 साल की है। 1st ईयर पे सर्टिफिकेट, 2nd ईयर डिप्लोमा, 3rd ईयर डिग्री एंड 4th ईयर पे रिसर्च ग्रेजुएट कहा जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया रहेगा वो 3rd ईयर यानी कि डिग्री ग्रेजुएट रहेगा, उससे कम पर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होगा। इसके बाद और उच्च शिक्षा पर पहुंचे, बात करें पोस्ट ग्रेजुएट की, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में सिर्फ उसको पोस्ट ग्रेजुएशन कहा जाएगा। MA, MSc, MCom खत्म, जिसने 3 साल आपकी ग्रेजुएशन की है, 3 ईयर मींस डिग्री की है, और एक व्यक्ति है जिसने 4 साल का, यानी कि जिसने रिसर्च ग्रेजुएट है। उन दोनों के लिए PG की स्थिति अलग है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यहाँ 2 तरीके हैं। पहला तरीका कि अगर आपने 3 साल की डिग्री की है तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल की होगी, जबकि यदि आप रिसर्च ग्रेजुएट हैं, आपने 4 साल ग्रेजुएशन की है, तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन केवल कितने की, 1 साल की रहेगी। तो यहाँ जो समयावधि है पोस्ट ग्रेजुएशन की, उस समयावधि को बदला गया है कि आपने ग्रेजुएशन 3 साल वाली की है या फिर 4 साल वाली की है। उसके अकॉर्डिंग आपको, अगर आपने 3 साल वाली की है तो 2 साल में आपको PG डिग्री मिलेगी, जबकि अगर 4 साल की है तो आपको 1 साल के अंदर ही पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री मिल जाएगी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात, MPhil जो डिग्री थी उसको खत्म कर दिया गया है। PhD जो थी उसको 4 साल का कर दिया गया है। 4 साल थी पहले ही, उसमें कोई बड़ा चेंज नहीं है, लेकिन यह महत्वपूर्ण यह है कि MPhil को खत्म कर दिया गया है। MPhil की जो डिग्री थी वो खत्म कर दी गई है, बंद कर दी गई है। अब PhD हुआ करेगी जो 4 साल की हुआ करेगी। हायर एजुकेशन के लिए
एनटीए की जो परीक्षाएं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की परीक्षाओं की बाध्यता रहेगी। एनटीए परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी पड़ेंगी, चाहे आप किसी राजकीय महाविद्यालय में पढ़ाना चाहें या फिर किसी प्राइवेट महाविद्यालय में पढ़ाएं, दोनों कंडीशंस में एनटीए एग्जाम्स आपके लिए मैंडेटरी रहेंगे। तो ये महत्वपूर्ण बातें मैंने स्टूडेंट्स के लिए बताई कि अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए नवीन शिक्षा नीति में क्या परिवर्तन है। अधिकांश बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। इसके बाद स्टूडेंट्स के बाद अब हम पहुंचते हैं टीचर्स की तरफ। जो बनने वाले टीचर्स हैं, आगे आने वाले टीचर्स हैं और जो वर्तमान के टीचर्स हैं, उनके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या चेंजेस हैं। टीचर अगर आप बनने की इच्छा रखते हैं तो अब आपके लिए क्या संभावनाएं हैं, क्या आपको तैयारियां करनी पड़ेंगी। अगला आता है शिक्षकों के लिए कि यदि आप शिक्षक हैं या शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो आपके लिए नवीन शिक्षा नीति में क्या परिवर्तन है। तो सबसे पहला परिवर्तन कि जो टेट परीक्षा है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसको मैंडेटरी कर दिया गया है सभी लेवल्स के लिए, सभी स्कूल्स के लिए। जो अभी तक टेट परीक्षा हुआ करती थी वो 2 स्तरों के लिए हुआ करती थी, कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के लिए। तो जो परीक्षा पहले हुआ करती थी केवल 2 स्तरों के लिए, वो परीक्षा अब सभी स्तरों के लिए 1 से 12 तक कंपलसरी हो जाएगी। यानी कि आप 5वीं तक के विद्यालय में पढ़ाएं या 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाएं या 12वीं तक के, आपको टेट परीक्षा पास करना मैंडेटरी होगा। टेट स्क्रीनिंग परीक्षा है, टेट का सिलेबस चेंज किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात सुने, सिलेबस चेंज होगा इसका। टेट परीक्षा को सुदृढ़ बनाया जाएगा, मजबूत किया जाएगा इसको। स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा वो टीचर्स का थोड़ा सा हार्ड हुआ करेगा। तो टेट को और मजबूत बनाने के बारे में प्रयास किया जा रहा है। जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं, उन सब्जेक्ट टीचर्स के लिए एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के एग्जामिनेशन है, नेट वगैरह, उनको भी इंक्लूड इसके अंदर किया जाएगा। तो टेट परीक्षा के बारे में विशेष बात यह है कि पहले 8वीं तक हुआ करती थी, अब 12वीं क्लास तक सभी के लिए हुआ करेगी। स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद, इस टेट परीक्षा के बाद अभी तक क्या होता था कि ज़्यादातर स्थितियां ऐसी देखने को मिलती थी, टीचर्स बाय चांस, नॉट बाय चॉइस। बहुत से व्यक्ति जो पैशनेट नहीं है टीचिंग के लिए, बनना वो चाहते थे अधिकारी या और कुछ, लेकिन क्योंकि वो जॉब उनको नहीं मिली तो एक सरकारी नौकरी के रूप में उन्होंने शिक्षा को चुन लिया। तो अब वो स्थिति धीरे धीरे करके समाप्त होने वाली है। अब शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ वो लोग जा पाएंगे जो वास्तविकता में शिक्षक बनना चाहते हैं, केवल उन्हीं के लिए क्षेत्र बचेगा। और इसी दिशा में एक कदम ये है कि 2030 तक जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है बीएड का, उसको कंपलसरी कर दिया जाएगा 2030 तक। अभी की बात नहीं है ये, अभी आपने 1 वर्षीय 2 वर्षीय बीएड किया है, कर रहे हैं, करते रहिए, आपको मौका मिलेगा निश्चित रूप से। लेकिन 2030 तक जो 4 वर्षीय डिप्लोमा, वो आपका क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है बीएड का, वो सभी स्तरों के लिए कंपलसरी कर दिया जाएगा। तो इसके बारे में चेंज होने वाला है निश्चित रूप से। 2022 तक विचार है पैरा टीचर्स और शिक्षा मित्र, ये जो टेम्पररी व्यवस्थाएं हुआ करती थी, इनको समाप्त किया जाएगा। जल्दी ही ऐसा करने का विचार है। इम्प्लीमेंटेशन में जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो कब आएगी, अभी टाइम लगेगा उसके अंदर, लेकिन ये विचार रखा गया है कि 2022 तक जो पैरा टीचर्स की या फिर आपके शिक्षा मित्र की व्यवस्था है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। तो पहली बात, इंपॉर्टेंट बात हुई है टेट परीक्षा के बारे में। बीएड का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है वो अब कंपलसरी हो जाएगा सभी लेवल्स के लिए, ये होने वाला है परिवर्तन इसके अंदर। इसके अलावा कई बार शिक्षक के रूप में ऐसे व्यक्ति जो स्वयं तो बहुत ज्ञान रखते हैं लेकिन वो ज्ञान विद्यार्थियों तक पहुंचा नहीं पाते, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए 2 चीज़ों, एक तो टीचिंग का डेमो हुआ करेगा और दूसरा इंटरव्यू, इनका प्रावधान रखा गया है। जो डेमो और इंटरव्यू है इसको लेकर के कई लोगों की राय ऐसी भी है कि डेमो या इंटरव्यू से जो अंकन हुआ करेगा उसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ भ्रष्टाचार व्याप्त होने की संभावनाएं हैं, लेकिन इसको शिक्षा नीति में रखा गया है। उसके पीछे उद्देश्य क्या है, पहली चीज ये पता करना कि ये उस व्यक्ति का पैशन है या नहीं पढ़ाना।
पैशनेट है या नहीं वो पढ़ाने के लिए, इसका पता लगेगा। दूसरा, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है इसको वरीयता दी जाएगी कि किसी भी क्षेत्र में वहाँ की लोकल लैंग्वेज को फ्लुएंटली बोलने वाले जो व्यक्ति हैं उनको वरीयता दी जाए। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे क्षेत्रों में पोस्टिंग दे दी जाती है टीचर्स को जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज उसको जानते नहीं हैं, तो विद्यार्थियों के साथ उनको कन्वर्सेशन करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपका डेमो और इंटरव्यू रखा गया है। 5-7 मिनट करीब पढ़वा करके देखा जाएगा आपसे। 5-7 मिनट आपको पढ़ाना पड़ेगा उस जो भी आपकी कमेटी बनेगी उसके सामने, और वो देखेंगे कि आपके पढ़ाने के स्किल्स कैसे हैं, आपका शिक्षण कौशल कैसा है, आपका समझाने का तरीका कैसा है। तो वो 5-7 मिनट का आपका डेमो हुआ करेगा। इसके अलावा इंटरव्यू हुआ करेगा जिसमें आपकी फ्लुएंसी, आपके बात करने का पैटर्न, आपके शिक्षण कौशल, और ये जानना चाहेंगे वो लोग आपसे कि आप बेसिकली शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं। तो ये नई चीज़ों का प्रावधान इसके अंदर रखा गया है। टीचर्स जब बनेंगे तो डेमोन्स्ट्रेशन इंटरव्यू के बाद, यानी कि काफ़ी जटिल प्रक्रिया होने वाली है, लेकिन सिलेक्शन आप हम में से ही होना है, कोई बाहर से आएंगे नहीं, तो इसलिए आप निश्चिंत रहें, सिलेक्शन आप लोगों में से ही होगा। लेकिन जो शिक्षक बनने की प्रक्रिया है उसमें कुछ चीज़ों में बदलाव किया गया है, कुछ पैटर्न को चेंज किया गया है। एक महत्वपूर्ण बात, टीचर्स की जो पोस्टिंग हुआ करती थी वो टीचर्स की पोस्टिंग अब स्कूल्स में नहीं होगी, इंडिविजुअल स्कूल के नाम से नहीं होगी। अब टीचर की पोस्टिंग हुआ करेगी स्कूल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। इसका अर्थ क्या है? किसी पंचायत विशेष में या किसी क्षेत्र विशेष में स्कूलों का समूह बना दिया जाएगा जिसको स्कूल कॉम्प्लेक्स नाम दिया जाएगा, और टीचर की पोस्टिंग किसी इंडिविजुअल स्कूल में ना हो करके उस स्कूल कॉम्प्लेक्स में हुआ करेगी। आपके कला शिक्षा के टीचर हैं, पीटीआई हैं, जो शारीरिक शिक्षक हैं, या वोकेशनल एजुकेशन के टीचर हैं, वो सभी जब स्कूल कॉम्प्लेक्स में रहेंगे तो जहाँ जिस जगह आवश्यकता है उस जगह उनका उपयोग कर लिया जाएगा। इससे क्या होगा कि शिक्षक विद्यार्थी का जो अनुपात है वो सही अनुपात बना रहेगा। शिक्षकों की स्कूल कॉम्प्लेक्स के जिस विद्यालय में आवश्यकता है वो वहाँ के लिए उपलब्ध हो जाएंगे, अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। और स्कूल कॉम्प्लेक्सेस में जब सभी विषय के टीचर उपलब्ध होंगे तो सभी विद्यालयों में प्रत्येक विषय की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी। तो इस जो पोस्टिंग का पैटर्न है टीचिंग का, वो अब स्कूल्स में ना होकर के कहाँ हुआ करेगा? स्कूल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। टीचर्स के सामने जो सबसे बड़ी समस्या हुआ करती थी, तबादला, ट्रांसफर। नई शिक्षा नीति में जो एक्सेसिव ट्रांसफर्स हैं उन पर रोक लगाई गई है। ये प्रावधान रखाया गया है कि भाई अतिरिक्त बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में ट्रांसफर्स ना हो। एक व्यक्ति है किसी क्षेत्र विशेष में, वो अध्यापक है, उसने वहाँ अपने कैचमेंट एरिया में सभी बच्चों को, उनके परिवारजनों को, उनसे जान पहचान बढ़ाई है, विद्यालय के विकास में काम किया है, बच्चे उनके साथ अच्छा तारतम्य रखते हैं, लेकिन अचानक से किन्हीं कारणों से उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ऐसी स्थितियों को रोकने के लिए एक्सेसिव ट्रांसफ़र जो हैं उन पर रोक लगाने की बात की गई है। इन पर रोक लगाने के अलावा दूसरा, कम से कम 5 से 7 साल में ट्रांसफ़र हुआ करेगा। और एक महत्वपूर्ण बात कि स्कूल कॉम्प्लेक्स जो है, यानी स्कूल्स का जो समूह जिसमें आपकी पोस्टिंग है, उससे बाहर ट्रांसफ़र रेयरली हुआ करेंगे। मतलब जो शिक्षा विभाग पर सबसे बड़ा संकट जो रहता है शिक्षकों के सामने वो है तबादला, ट्रांसफर्स। तो ट्रांसफर्स के लिए एक प्रॉपर पॉलिसी बनाई गई है, एक प्रॉपर पैटर्न बनाया गया है, उसके आधार पर ट्रांसफ़र हुआ करेंगे। जो बहुत ज़्यादा संख्या में ट्रांसफ़र हुआ करते थे उन पर रोक लगाने की मंशा है। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या जो रिमोट एरियाज़ हैं, दूर दराज के क्षेत्र, वहाँ प्रत्येक शिक्षक अपनी पोस्टिंग होने से बचना चाहता है। कोई नहीं चाहता उन क्षेत्रों में जाना कि उसकी पोस्टिंग हो। तो उन रिमोट एरिया में बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है, उनके लिए टीचर उपलब्ध करवाना ज़रूरी है। तो रिमोट एरिया या ग्रामीण क्षेत्र में टीचर जाएं, उसको प्रमोट करने के लिए वहाँ उनके लिए आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
गवर्नमेंट की मंशा ऐसी है कि आपके दूर दराज के जो स्कूल्स हैं, ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल्स हैं, जहां से टीचर्स को आने जाने में दिक्कतें रहती हैं, तो वहां टीचर्स के लिए क्वार्टर्स या आवास जो है वो उपलब्ध करवाए जाएं, जिससे उस क्षेत्र में भी शिक्षक जाने में रुचि प्रदर्शित करें। इसके अलावा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके 4 अलग अलग विभाग बना दिए गए हैं, 4 सेपरेशंस कर दिए गए हैं, कुछ सेपरेशन कह सकते हैं उसको अपन। इनमें से जो 4 विभाग हैं, उन चारों विभागों में एक का काम है रिजल्ट से संबंधित। उसका काम रिजल्ट असेसमेंट वगैरह जो हुआ करते हैं, रिजल्ट्स वगैरह उनको घोषित करना उसका काम रहा करेगा। एक का काम रहा करेगा सैलरी स्कॉलरशिप से संबंधित जो भी काम है, सैलरी है, स्कॉलरशिप है, इनसे संबंधित जो भी काम है वो इस दूसरे डिपार्टमेंट के जिम्मे रहा करेंगे। तीसरा जो रहा करेगा उसके जिम्मे रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, विद्यालयों में विभिन्न सुविधाओं को जुटाना। और चौथे का काम रहा करेगा सिलेबस, यानी कि जो पूरा भार एक ही विभाग में एक ही स्थिति में लदा हुआ था उसको बांट दिया गया है। 4 विभाग या 4 डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे। एक का काम सिलेबस, पाठ्यक्रम का निर्धारण, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना, तीसरे का काम शिक्षकों की सैलरी, स्कॉलरशिप वगैरह, और चौथे का काम है रिजल्ट। जो असेसमेंट है, विद्यार्थियों का आकलन है, उस आकलन के लिए एक नेशनल लेवल की कमेटी बनेगी और वो कमेटी 2023 तक शिक्षकों को नए तरीके से विद्यार्थियों का असेसमेंट करने के लिए तैयार करेगी। नए तरीके से असेसमेंट होगा टीचर्स का, उनका स्टूडेंट्स का, उसके लिए टीचर्स को तैयार करेगी वो कमेटी 2023 तक। एनसीएफ का निर्माण होगा टीचर एजुकेशन के लिए 2021 में, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन। ये आपका फॉर्म में आ जाएगा कब तक? 2021 तक। ये महत्वपूर्ण बिंदु नई एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित जो टीचर्स के लिए थे। यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी अभी कर रहे हैं, पुराने पैटर्न से करते रहिए। भविष्य में आने वाले परिवर्तन हैं जिनमें कुछ चीज़ों को कंपलसरी किया जाएगा। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, टेट मैंडेटरी हो जाएगा प्रत्येक लेवल के लिए। आप टीजीटी बनना चाहें, आप पीजीटी बनना चाहें, आप किसी भी स्तर पर जाना चाहें, तो जो टेट परीक्षा है उस टेट परीक्षा को मैंडेटरी कर दिया जाएगा सभी स्तरों के लिए। आपको टेट परीक्षा पास करनी ही होगी, आप किसी भी स्तर के टीचर बनना चाहें। मूलभूत शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। आपके जो बेसिक एजुकेशन है, 3 साल के बच्चे की जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, अर्ली चाइल्डहुड की, उस पर भी इसमें बल दिया गया है। विद्यार्थियों के लिए इसमें बहुत अच्छे अच्छे परिवर्तन हैं। शिक्षकों के लिए, शिक्षक बनने वाले हैं और जो ऑलरेडी टीचर्स हैं उनके लिए इसमें क्या क्या चेंजेस हैं वो सारे मैंने आपको बताए। पोस्टिंग स्कूल कॉम्प्लेक्सेस में होगी, एक्सेसिव ट्रांसफर्स नहीं होंगे, सब्जेक्ट्स बच्चों के लिए सिलेक्शन का तरीका क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं। 100% जमीन पर आना संभव किसी भी चीज़ का नहीं होता है, लेकिन अगर इसके अधिकांश भाग भी प्रैक्टिकली जमीन पर आ जाते हैं, कागज़ों से उतर करके वास्तविकता में विद्यालयों में पहुंचते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन इससे आने वाला है। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।